तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा बहुत ही बढ़िया ढंग से कॉपी और पेन निकालो, क्योंकि आज की चर्चा भी होने वाली है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। पर आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा छोटी, ठीक है। बहुत छोटा सा एक टॉपिक है जिसे मैं सीरीज में लेकर अब आगे बढ़ रहा हूं। बेटा इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। और अगर नहीं देखकर आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा, उसका देख कर आना उसे। भाई साहब यूट्यूब पर उस टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है वो, ठीक है। उससे बढ़िया वीडियो मिलना यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल जीरो से उठा के और बेटा जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने तुम्हें इस वीडियो में कराए थे। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ना, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ड्यूरिंग द स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, है ना। जब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा हो एक ऐसे सरफेस से जो कि स्फेरिकल है, अब वो कनकेव भी हो सकता है, वो कन्वेक्स भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो जब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा होता है एक स्फेरिकल सरफेस से, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन उसमें कितना जनरेट हो जाता है ना। ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा या कितना छोटा हमें दिखाई देता है, इस वीडियो में मैं उस बात की चर्चा करूंगा, ठीक है। और बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, जबरदस्त चर्चा होने वाली है और बिल्कुल आसान होने वाली है, ठीक है। तो पूरा ध्यान लगाकर सुनेंगे और समझाने की गारंटी मेरी, पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई साहब, है ना। आ जाओ सुनो, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ड्यूरिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्शंस, ड्यूरिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्शंस। ओके, बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मजेदार चर्चा एकदम, है ना। छोटी सी चर्चा, बिल्कुल आसान सी चर्चा, मजेदार चर्चा। सुनो ध्यान से, देखो सन्नाटो। मैं क्या बोला? मैं ऐसे बोला कि मान लो ये कोई तो ऐसे स्फेरिकल सरफेस है। बच्चा बोला ठीक है ना। कन्वेक्स हो कनकेव हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें, है ना। सुनो, मैं बोला कि मान लो यहां पर जो मीडियम है उससे मैंने n1 बोल दिया, और यहां पर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऐसे n2 बोल दिया। ओके, और ये मान लो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कुछ तो रही होगी। और मैं ऐसा बोल देता हूं कि मान लो यहां पर अपने पास कोई तो ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है HO, जिसकी हाइट है, HO जिसकी हाइट है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। ध्यान से देख, तो जो अगर रे बिल्कुल सीधी जा रही होती है तो सीधी निकल जाती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और जो कोई रे कुछ एंगल बनाकर सरफेस के ऊपर गिरती है, मैंने बोला मान लो अल्फा एंगल बनाया है ना, वो कुछ तो ऐसे डेविएट हो जाती है ना। तो डेविएट हो गई, मैंने बोला मान लो कहीं यहां पर अपने पास ऐसे इमेज बन गई होगी, इसमें कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। इसको मैं HI बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? HI बोल देता हूं। और ये एंगल कुछ भी बीटा बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? बीटा बोल दिया गया, है ना। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये तो नॉर्मल थी ही सरफेस के ऊपर, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बात समझ आ गई है क्या? और जहां पर इमेज बनती है उस दूरी को कहा जाता है V। क्या कहा जाता है उसे? V। अब तुम ध्यान से देखो, तो यहां पर इंटरफेस पर हुआ क्या है? लाइट का रिफ्रैक्शन ही तो हुआ है। अरे क्या हुआ है? लाइट का रिफ्रैक्शन ही तो हुआ है। और अगर लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ है तो मैं यहां पर स्नेल्स लॉ तो लगा सकता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ध्यान से देख, तो मैं क्या बोला? अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मुझे लिखना चाहिए क्या? N1 sin I इज इक्वल टू N2 और sin R, ऐसे लिखना चाहिए ना। वहां पर I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है अल्फा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? वो है बीटा, है ना। चलो आ जाओ, इक्वेशन को लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा जाएगा? N1 और साइन अल्फा इज इक्वल टू N2 और साथ में साइन बीटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं जानता ही नहीं अल्फा बीटा क्या है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो HO है, इमेज की जो हाइट है वो HI है, इमेज की जो दूरी है इंटरफेस से वो V है, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इंटरफेस से वो U है। बाकी अल्फा और बीटा के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है ना। तो क्या बोला मैंने कहा चलो ऐसा मानते हैं कि अगर ये अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते, कैसे होते? बहुत छोटे होते, तब क्या मैं ऐसा लिख पाता? देखो ध्यान से देखो बेटा, कि अगर एंगल बहुत छोटा रहता है उस समय अपन साइन थीटा को क्या लिख पाते हैं? थीटा। अरे साइन 0 कितना होता है? 0 ही तो होता है। टेन 0 भी कितना होता है? 0 ही तो होता है। तो 0 छोटा एंगल है कि बड़ा एंगल है? 0 तो बहुत छोटा सा एंगल है ना। तो क्या देखा मैंने कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा विल बी वेरी छोटा, वेरी स्मॉल, है ना। टेन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना। तो मैं ऐसा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं कि इफ अल्फा एंड बीटा
आर वेरी स्मॉल। ओके, अल्फा बीटा को क्या बोल दिया गया कि बहुत छोटे हैं। तो अगर अल्फा बीटा बहुत छोटे हो जाएंगे तो हम ऐसा लिख पाएंगे, कैसा कि साइन अल्फा विल बी नियरली इक्वल टू अल्फा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और साइन बीटा विल बी नियरली इक्वल टू बीटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब इस इक्वेशन में देखो, वैल्यू डालो, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ये मिलेगा, क्या मिलेगा? n1 और अल्फा इज इक्वल टू n2 और साथ में बीटा। ऐसा मिल गया। पर अल्फा और बीटा की वैल्यू तो मुझे अभी भी नहीं पता, है ना? फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या बोला मैं बोला ध्यान से देख, तो अगर मैं इसे कुछ भी ऐसे ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको ओ बोल दूं, इसको कुछ भी ए डैश बोल दूं, इसको कुछ भी बी डैश बोल दूं और इसको कुछ भी ओ बोल दूं, तो ध्यान से देखिए बेटा, तो ट्राइंगल ए बी ओ कैसी है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा लगाना चाहूं तो ध्यान से देखो, तो tan अल्फा अगर आप लगाओगे तो क्या होता है? वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा HO और बाय U। क्या हो जाएगा? HO बाय U। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? उसी तरह से आप देखिए, ट्राइंगल A डैश B डैश O में अगर आप tan बीटा लगाएं, क्या लगाएं? tan बीटा लगाएं, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो HI बाय V। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा बोला ठीक है सर। और सुनो, अल्फा और बीटा को तो कैसा मान रखा है? बहुत छोटा मान रखा है। कैसा मान रखा है? बहुत छोटा मान रखा है। तो अगर अल्फा बीटा बहुत छोटे हो तो tan अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? नियरली इक्वल टू अल्फा लिखा जा सकता है। और tan बीटा को क्या लिखा जा सकता है भाई साहब? बीटा लिखा जा सकता है। तो अल्फा और बीटा की मेरे पास वैल्यूज आ गई और अब ऊपर इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनो जरा ध्यान से देखो, तो क्या हुआ? n1 और साथ में अल्फा, क्या हुआ? ये HO बाय U इज इक्वल टू n2 और साथ में बीटा, और बीटा कितना है? ये रहा HI बाय V। क्या हो गया? HI बाय V। अब सुनो, मैग्निफिकेशन, क्या बोला मैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो कैलकुलेट करना है ना? तो इसको HO को आप नीचे लेकर जाएं और बाकी चीज को ऊपर, तो क्या देखेंगे कि n1 बाय n2 और साथ में v बाय u। ये आ गया आपके पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सर आपने सर साइन की तो बात ही नहीं करी। लो साइन की बात कर लो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? ध्यान से देखो भाई साहब, जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो काम की रे तो इस तरफ जा रही है। तो ध्यान से देख, तो v पॉजिटिव और u नेगेटिव, है ना? v पॉजिटिव है और u नेगेटिव। m इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तो HI कैसा है बेटा? HI तो नेगेटिव है क्योंकि वो तो नीचे की तरफ है, और HO कैसा है? HO तो पॉजिटिव है क्योंकि वो तो ऊपर की तरफ है ना? तो ये क्या हो गया? माइनस HI बाय HO इज इक्वल टू, देखो n1 बाय n2। अब सुनो जरा ध्यान से देखो, तो काम की रे तो इस तरफ जा रही है, तो v कैसा है? पॉजिटिव, और u कैसा है? नेगेटिव, है ना? तो ये भी कैसा आ गया? माइनस v बाय u, है ना? अब ध्यान से देखो, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, तो HI बाय HO इज इक्वल टू n1 बाय n2 और साथ में v बाय u। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना? बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अभी फॉर्मूला अगर मुझे याद रह जाएगा तो मेरे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1% भी, है ना? चल इसका तो एकदम मस्त स्क्रीनशॉट ले ले पहले, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो मैं तुम्हें कुछ सवाल ट्राई कराता हूं फिर, ठीक है? करो, आ जाओ बेटा। सुनो देखो, अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं इस फॉर्मूला के ऊपर, ताकि अपने को फील आ जाए कि हाँ देख यार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? देख सुन, आजा, क्या क्वेश्चन बोला गया? इस तरह से क्वेश्चन बोला गया कि एक स्फेरिकल सरफेस इस तरह का है जिसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो है मान लो 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं बोला गया कि इस तरफ जो मीडियम है वो है n = 1, और यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, और यहां पर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? कितनी दूरी पर रखा है? बोला मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कहां रखा है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और इसकी जो हाइट है ना, बोला गया कि मान लो 2 सेंटीमीटर है। क्या बोला गया? 2 सेंटीमीटर की हाइट है। अब सवाल क्या बोला? सवाल बोला कि फाइंड आउट द पोजीशन, कॉमा, नेचर एंड द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है? एंड द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं ट्राई कराता हूं तुम्हें, है ना? अब देखो फील आ जाएगी थोड़ी सी कि हाँ यार देख इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ,
तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए तो हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, HI/HO इज इक्वल टू N1/N2 टाइम्स V/U। तो अगर मैं हाइट ऑफ इमेज निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे V पता होना चाहिए, और V कैसे पता चलेगा? अरे कल वाले फॉर्मूले से पता चलेगा। क्या था कल वाला फॉर्मूला? क्या था? N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यही होगा, कुछ और होगा। N2 वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जहां रे जा रही है, और N1 वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जहां से रे जा रही है। इतनी सी बात थी, है ना। N2 क्या है? देखो N2 कहां जा रही है रे? देखो ऑब्जेक्ट तो यहां पर है ना, तो रे निकल करके दो 1.5 में जाएगी। तो N2 क्या है? 1.5 माने 3/2, है ना। तो 3/2V माइनस N1 जहां से जा रही है, कहां से जा रही है भाई साहब? एयर में से जा रही है, 1, है ना, और डिवाइड बाई U। अब देखो जिधर जाए काम की रे वो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है तो बीच में ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +30 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, मतलब कि 1.5 माइनस 1.5 मतलब 1/2, है ना। तो ये आ गया 1/2। और R रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो सुनो, ये गोला तो ऐसे पूरा होने वाला है ना, तो मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, मतलब कि पॉजिटिव है ना, तो प्लस का 20 हो जाएगा ये, है ना। सुनो, तो 3/2V इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, यही होगा कि कुछ और होगा, है ना। एलसीएम हो जाएगा कितना? 60, ये हो गया 2 3 6 और 3 दूनी 6, है ना। तो 3/2V, तो 3/2V इज इक्वल टू 1/60, तो V विल बी इक्वल टू +90 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? +90 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर मुझे +90 सेंटीमीटर पता चल गया, इसका मतलब कि इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी इस तरफ, है ना, इमेज बनेगी इस तरफ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कहीं तो यहां पर +90 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनेगी, पर कैसी बनेगी अब उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। सुनो, आ जाओ। तो मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? सुनो कि HI/HO इज इक्वल टू N1/N2 टाइम्स V/U, ठीक है। चलो आ जाओ, सारी की सारी चीजें साइन के साथ पुट करेंगे तो आंसर भी कैसा आएगा? साइन के साथ आएगा। तो HI विल बी इक्वल टू HO टाइम्स N1/N2। N1 वो मीडियम है जहां से रे आई है, और N2 जहां रे जा रही है ना। सुनो, आ जाओ। तो क्या हुआ? 1 और डिवाइड बाय 3/2, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, है ना, ये हो गया। और साथ में V/U, V क्या है? +90, है कि नहीं यार? V कैसा है? +90, और U कैसा है? -30। U कैसा है? -30। अब ध्यान से देखो, कैलकुलेशन कर लो। देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ओके, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ध्यान से देखो, तो HI इज इक्वल टू HO। HO कितना है? HO है 2। HO कितना है? 2, है ना। और 1 2 ये रहा, है ना, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो HI कितना आ गया भाई साहब? HI आ गया एक -4, ये माइनस का था ना एक साइन, तो ये आ गया -4 सेंटीमीटर। तो जैसे ये माइनस आया, इस माइनस से बेटा मुझे समझना चाहिए कि इमेज कैसी है? इमेज है इन्वर्टेड। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, है ना। देखो HO तो पॉजिटिव है ना, और HI नेगेटिव आया, इसका मतलब कि इमेज कैसी है? इन्वर्टेड। और 4 आया है ये, है ना। इस 4 का क्या मतलब है? कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, मतलब कि मैग्नीफाइड है। कैसी है? मैग्नीफाइड है ना। और ये V आया था पॉजिटिव। ये V कैसा आया था बेटा? पॉजिटिव। तो V के पॉजिटिव आने का मतलब है कि इमेज कैसी है? रियल है भाई साहब। उस तरफ इमेज बन रही है और इधर इमेज बन रही है, तो सारी की सारी असली रे से ही तो बनी होंगी। नकली रे से बनती तो इधर बनती, असली रे से बन रही है तो इधर बन रही है। तो इमेज कैसी है? इमेज है रियल। इमेज कैसी है? रियल। इसका मतलब कि इमेज यहां पर बनी होगी और ऐसी बनी होगी। 4 सेंटीमीटर हुई होगी इसकी हाइट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसान सवाल है कि मुश्किल सवाल है? बिल्कुल आसान है ना। देखो सुनो, एक होमवर्क मैं तुमको देकर जाता हूं, सॉल्व करके नीचे आंसर में कमेंट करना, ठीक है। आंसर में कमेंट करोगे ना, तभी मुझे पता चलेगा भाई साहब कि तुमने सही करा है कि गलत करा, सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये सरफेस है, यहां पर मीडियम है n इज इक्वल टू 1, यहां पर मीडियम है n इज इक्वल टू 2। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, उसको 10 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने बोला यहां पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर और यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलो, तो इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, ये तुम्हें नीचे आंसर में कमेंट करके बताना है। और करना जरूर भाई साहब, मम्मी कसम है तुम्हारे पर, कसम है IIT की, कसम है एम्स की, भाई साहब सॉल्व करके नीचे कमेंट जरूर करना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हें आया है कि नहीं आया यार,
है ना, बात समझ आ गई। और भाई साहब यहां तक तुम आए हो तो इसका मतलब तुम्हें पढ़ाया हुआ सारा समझ आया है, और समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और यहां पर देखो ये लाल बटन दिख रहा है ना, इस पर जोर से जूता फेंक के मारो भाई साहब, हिट हो जाना चाहिए ये, बात समझ आ गई ना। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ाई कर पाए, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।